अभी आज पढ़ेंगे सल्फर डाइऑक्साइड गैस को। अगर मैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस की बात करूं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मूला होता है SO2। और सल्फर डाइऑक्साइड गैस में अगर हम कभी भी पढ़ना स्टार्ट करें तो सबसे पहली बात यही पढ़ते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस को बनाया कैसे जाए। किसी भी केमिकल कंपाउंड की स्टार्ट ही यहीं से होती है कि सबसे पहला केमिकल कंपाउंड को बनाकर कैसे तैयार करें। तो सल्फर डाइऑक्साइड को सबसे पहले बनाएंगे प्रयोगशाला विधि में। अच्छा, प्रयोगशाला विधि में आपको इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। क्या याद रखना है कि अगर हमारे पास किसी भी धातु का सल्फाइड कंपाउंड है, किसी भी धातु का सल्फाइड कंपाउंड का मतलब है सोडियम का सल्फाइड है, कैल्शियम का सल्फाइड है, मैग्नीशियम का सल्फाइड है या पोटेशियम का सल्फाइड है। अगर इस सल्फाइड को हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करें तो किसी भी धातु के सल्फाइड को जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाकर गर्म करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो अगर किसी धातु के सल्फाइड की अगर बात करता है तो हम सबसे पहले सोडियम के ही सल्फाइड को ले लेते हैं। सोडियम का सल्फाइड होता है Na2SO3 और इसका रिएक्शन करवाएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल से। बेटा सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4 और जैसे H2SO4 से करवाएंगे विक्रिया, तरीका क्या है, ये एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे के आयंस को। कैसे एक्सचेंज करेंगे? सोडियम जो है वो SO4 के साथ मिल जाएगा और H2 जो है वो किसके साथ मिलेगा के SO3 के साथ। आयन एक्सचेंज रिएक्शन कहते हैं। Na पर पॉजिटिव आयन SO3 पे निगेटिव, H2 पर पॉजिटिव आयन SO4 पर निगेटिव। हुआ क्या, पहले का पॉजिटिव आयन ने दूसरे के निगेटिव से कर लिया, दूसरे के पॉजिटिव आयन ने पहले के निगेटिव आयन से रिएक्शन कर ली। अगर आप आयन में ब्रेक करके लिखना चाहोगे तो बेटा कंपाउंड पहला कौन सा बनेगा, Na2SO4, मैंने उसको लिख दिया Na2SO4। अभी चेक करेंगे कि मेरे पास बचता क्या क्या। तो बेटा उस बात को अगर चेक करेंगे सबसे पहले देखो कैसे, H2 किससे विक्रिया करेगा, SO3 से। लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि जो H2SO3 कंपाउंड होता है ये स्टेबल कंपाउंड नहीं है। अभिक्रिया के दौरान H2SO3 बना होगा लेकिन क्योंकि H2SO3 स्टेबल कंपाउंड नहीं है, ये तुरंत ही दो भागों में टूट गया। कौन कौन से भाग में टूटा, H2O और सल्फर डाइऑक्साइड, इस पार्ट में यह टूट गया। अभी क्या होता है, कभी कभी हम लोगों के सामने यही रिएक्शन लिख के आ गई, अभिक्रिया यही है सेम, बशर्ते अभिक्रिया को लिखने का थोड़ा सा क्या कर दिया उन लोगों ने, तरीका चेंज कर दिया। और जैसे ही तरीका चेंज कर दिया हम लोगों के दिमाग से अभिक्रिया बिल्कुल अलग हो गई। हमने सोचा पता नहीं कौन सी अभिक्रिया लिख दी। देखो इसको कैसे लिखते हैं, इस अभिक्रिया को कभी कभी बेटा ऐसे भी लिख देते हैं, SO3 डबल माइनस चार्ज H पॉजिटिव आयन, एरो लगाते हुए इसको लिखते हैं H2O प्लस SO2। अभी ऐसा रिएक्शन लिख के आ गया तो क्या है, हम लोगों के दिमाग से पूरी तरीके से अभिक्रिया का मेथड ही निकल गया। हम लोग समझ ही नहीं पा रहे कि अभिक्रिया में कैसे होगी। बात सही है, ये अभिक्रिया ऐसे समझ में आने वाली भी नहीं। तो देखो बेटा इसको पहचानते कि अरे अभिक्रिया को इस फॉर्म में लिखा गया है, हमें अगर कभी इस फॉर्म में अभिक्रिया को लिखना हुआ तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तरीका इसको चेक करते हैं। बेटा अभिक्रिया के इस रूप को कहते हैं आणविक रूप। क्यों, जब भी आपने इस अभिक्रिया को पढ़ा आपको मॉलिक्यूल मिले, अणु मिले। हमने पूछा ये किसका अणु है, आपने बताया सोडियम सल्फाइड का अणु है। हमने पूछा ये किसका अणु है, सल्फ्यूरिक अम्ल का। सोडियम सल्फेट का मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल एंड सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। लेकिन अब हम इस अभिक्रिया को अगर आयनिक फॉर्म में चेंज करना हो, आयन के रूप में चेंज करना हो तो करते क्या, देखो आयन के रूप में कैसे अभिक्रिया लिख के मिलती है। सबसे पहले इसको आयंस के फॉर्म में ब्रेक करते हैं। अगर आयंस के फॉर्म में ब्रेक करेंगे बेटा कुछ ऐसा लिखेंगे आप, 2Na प्लस और SO3 डबल माइनस। बेटा H2SO4 को आयंस में ब्रेक करेंगे तो 2H प्लस और SO4 डबल माइनस। अब बेटा ये मत पूछना कि ये H प्लस आयन कैसे आया SO4, ये अब ये पूछने का समय निकल गया है, ये पहले होता है सब। बेटा Na2SO4 को तोड़ोगे आयंस में तो बेटा Na पर प्लस और SO4 पर डबल माइनस। वाटर मॉलिक्यूल अपने मन से आयनों में टूटता नहीं, गैसों को आयनों में तोड़ना नहीं है। आपको सर जी वाटर तो H प्लस आयन OH माइनस आयन में टूट जाता है, हाँ, लेकिन देखो तुमको कौन कौन से पदार्थ को आयंस में नहीं ब्रेक करना है। सुनो यहाँ इस बात को, आपको एल्कोहल को, अगर कोई एल्कोहल लिखा होगा उसको आयन के फॉर्म में नहीं ब्रेक करना है, ध्यान रखना इस बात को। दूसरा, कोई गैस लिखी होगी
उसको आयन के रूप में नहीं तोड़ना है। गैस का मतलब जैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस लिखी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिखी है, अमोनिया गैस लिखी है, अगर कोई भी गैस अगर लिखी है रिएक्शन में, उसको आयंस के फॉर्म में नहीं ब्रेक करना है, दूसरी चीज। और तीसरा किसको आयन के फॉर्म में ब्रेक नहीं करना है? अवक्षेप को। अवक्षेप जानते हो ना, अभिक्रिया में बना कोई एक ऐसा पदार्थ जो विलायक में इनसॉल्यूबल है, घुलनशील नहीं है, हम ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं? अवक्षेप। इन तीन पदार्थों को आयंस के फॉर्म में ब्रेक नहीं करना है। तो मैंने जल को भी आयन के फॉर्म में ब्रेक नहीं किया, मैंने SO2 को भी आयन के फॉर्म में ब्रेक नहीं किया। जैसे ही ब्रेक किया, अब मैं चेक करूंगा लेफ्ट और साइड पर और राइट साइड पे कौन से आयन एक दूसरे के जैसे दिख रहे हैं। तुरंत मेरी समझ में आ गया, Na एक जैसा दिख रहा है, SO4 SA4 के जैसा दिख रहा है। मैं तो सोचता हूं क्या करते हैं, जो आयन एक जैसे थे मैंने उनको हटा दिया है। इस लाइन को कैसे पढ़ते हैं? समान आयनों को काटने पर। तो समान आयन मैंने काट दिए। अभी चेक करते हैं क्या अब RHS, LHS और RHS में से कोई आयन सेम मिल रहा है? कभी किसी के दिमाग में आ सकती है सर जी SO3। बेटा सबसे पहली बात तो एक तो ये SO3 है और उधर SO2 है, ये नहीं टूट सकता, कट सकता। 2H प्लस है, उधर H2 है, वो अलग कंपाउंड है। अब मैं क्या सोचता हूं, मेरे पास बचता क्या है? SO3 डबल माइनस, और बेटा कुछ बच रहा है क्या? 2H प्लस। रिएक्शन के राइट हैंड साइड पर अगर चलेंगे तो बेटा देखो ये तो केमिकल कंपाउंड ब्रेक ही हो गए थे, कट गए थे पूरी तरीके से, तो मेरे पास बचा था H2O प्लस SO2। अब यही रिएक्शन हमको किताब में अगर लिख के दे देगा तो मेरे लिए इसको समझना काफी कठिन हो जाएगा। रीजन है क्योंकि हमने ज्यादातर जो अभिक्रियाएं पढ़ी हैं वो आणविक अभिक्रिया पढ़ी, अणुओं के फॉर्म में, और हम लोगों को अभिक्रिया दे दी गई है आयनों के रूप में, आयनिक अभिक्रिया इसको बोलते हैं। अगर ऐसा कभी लिखा मिल जाता है तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तरीका अगर हम इसको देखें तो आप किसी भी धातु का सल्फाइड ले सकते हैं। हम इस बात को बोल सकते हैं कि अगर आपके पास मेटल सल्फाइड है, देखो इसी अभिक्रिया को कैसे लिखते हैं, अगर आपके पास कोई भी मेटल सल्फाइड, मैंने सोडियम सल्फाइड लिया, आप दूसरे मेटल का सल्फाइड ले सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सर जी ने सोडियम सल्फाइड लिया तो अभिक्रिया में अब सोडियम सल्फाइड ही बनेगा, रहेगा। पोटेशियम सल्फाइड भी यूज किया जा सकता है, और हम इसको काय के साथ रिएक्शन करवाएंगे? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बेटा रिएक्शन करवाते हैं, कंपाउंड में सबसे पहले साल्ट बनता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सल्फेट साल्ट बनता है, सल्फेट साल्ट। एक तो सल्फेट साल्ट बनता है, वाटर बनता है, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, अभिक्रिया में से कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सोडियम सल्फाइड की जगह पे पोटेशियम सल्फाइड दे दिया गया, तो उससे आप परेशान नहीं रहे। रिएक्शन का तरीका से मैं इसमें से ये अभिक्रिया भी तैयार कर लेना, क्योंकि कभी कभी इस अभिक्रिया की डिमांड रहती है, तो उसको हम इस बात से ध्यान रखेंगे। अब बात आती है क्या सर प्रयोगशाला में केवल यही एक ऐसा प्रोसेस था जिससे हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना सकते थे? बिल्कुल नहीं, दूसरा भी प्रोसेस है जिससे आप सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना सकते थे। कोई पूछेगा कैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना सकते हैं, तो हमने बताया धातु पर सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया द्वारा, सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया द्वारा। तो बेटा अगर कोई भी आपके पास मेटल हो, उसकी अभिक्रिया अगर सल्फ्यूरिक एसिड से करवाते हैं तो बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब उसमें से भी ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात क्या है, जो भी धातु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करे उसका स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे हो। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर कोई भी धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है तो वो सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस नहीं बना सकती है, ये भी ध्यान रखना। अब बात आएगी क्यों नहीं बना सकती, तो पहले हम अभिक्रिया लिख लेते हैं, फिर उस पर भी चर्चा करते हैं क्यों नहीं बना सकते। क्योंकि क्या होता है कि बच्चा रिएक्शन लिखाता है और टीचर जब देखता है तो उसको उसके दिमाग में भी विद्युत रासायनिक श्रेणी तो टीचर के दिमाग में है पहले से, वो रिएक्शन देखते ही रिजेक्ट कर देता है उसको, कहता है ये रिएक्शन गलत लिखा हुआ है। तो पहले मैं कॉपर धातु को लूंगा जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से कैसा है, नीचे है। तो बेटा कॉपर मेटल लिया और उस पर कौन से अम्ल की रिएक्शन करवाई, H2SO4 की। शायद अगर आप ध्यान दोगे थोड़ी सी बात को भी, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को देखते ही कॉपर छोड़ते थोड़ी देर,
सल्फ्यूरिक अम्ल को देखते ही आपने रिएक्शन का एक पार्ट समझा था, कह रहे थे सर सल्फ्यूरिक अम्ल जैसे ही देखेंगे हम राइट साइड पर क्या करेंगे कि राइट साइड पे हम वाटर और SO2 तो पहले ही लिख देंगे। ये फिक्स वाली रिएक्शन है, टाइप ऑफ रिएक्शन पार्ट 3 पर लिया गया है। अब इतनी बात तो तुमने पहले से लिख ली। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अगर कोई मेटल लिखा जाता था तो आप कह देते हैं हम मेटल का सल्फेट लिख देंगे, तो क्योंकि कॉपर लिखा है तो हम यहां कॉपर का क्या लिख देंगे, सल्फेट। और रिएक्शन जो बनेगी तो बैलेंस करेंगे बेटा इसको थोड़ा सा, हालांकि बैलेंस कोई मायने रखता नहीं यहाँ पे, लेकिन फिर भी बैलेंस कर लेते हैं, मेरे ख्याल से बैलेंस हो गई है। अब बच्चे के दिमाग में आया सर जी ये तो विद्युत रासायनिक श्रेणी से नीचे थी कॉपर धातु, अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल पर किसी ऐसी धातु की अभिक्रिया कराते हैं जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है, क्या करता। देखो इसको यहां लिखेंगे, ये ब्रैकेट के अंदर कैसे लिखेंगे, कोई ऐसा मेटल आपके दिमाग में, पहले तो मैं आप ही से पूछ लेता, जो आपके दिमाग में हो जो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करे और विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर हो, है कोई ऐसा मेटल। सबके दिमाग में ज्यादा मेटल नहीं आते तो जिंक आ जाता है, एल्यूमिनियम आ जाता है, सोडियम आ जाता है, जिंक पर रिएक्शन करवा लेते हैं। Zn रिएक्शन कर रहा है H2SO4 से, जैसे दिमाग में Zn H2SO4 से रिएक्शन कर रही है, मैं सबसे पहले चेक करूंगा क्या Zn विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है। हाँ, Zn अधिक क्रियाशील है हाइड्रोजन से, क्योंकि Zn अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन से। आपने एक रियल रूल पढ़ा होगा वहां, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर रखी धातु अपने से नीचे वाले कंपोनेंट को उसके जलीय विलयन से क्या कर देता है, हटा देता है, विस्थापित कर देता है। अर्थात Zn जाएगा हाइड्रोजन को उसके स्थान से हटा देगा, हाइड्रोजन गैस अलग हो गई, और भैया ये एरो का साइन गैस को रिप्रेजेंट करता है, और जिंक खुद इस H2 की जगह पर बैठ गया तो बन गया ZnSO4। अब सल्फ्यूर डाइऑक्साइड गैस तो बनती नहीं है, यहाँ पे कौन सी गैस बन रही, हाइड्रोजन। तो हम लोगों को अभिक्रिया लिखते समय एक बात का और विशेष ध्यान रखना है कि मेटल भी ऐसा लेना चाहिए इस रिएक्शन के लिए, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को बनाने के लिए, जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज में जिसका स्थान हाइड्रोजन से कहां हो, नीचे। वही धातु, जैसे कॉपर कर सकता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना लेगा, मरकरी सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना लेगा, लेकिन जिंक, एल्यूमिनियम, क्रोमियम और मैं क्या बोलता हूं सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सारे के सारे मेटल जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी क्रियाशीलता अधिक, और ये केवल कौन सी गैस को हटा पाएंगे, हाइड्रोजन को। तो इस रिएक्शन को मिटा देते हैं। ये रिएक्शन मैंने लिखी थी ताकि आप समझ जाओ कि अदर मेटल को लेकर हम इसको काहे नहीं बना सकते। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को बनाने की विधि में से एक ये। अगर मैं किसी अन्य विधि को बताऊं, अन्य विधि, कोई पूछता क्या हमारे पास कोई अन्य विधि है जिससे हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस को बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। यह विधि तो सभी व्यक्ति को आनी चाहिए भैया। सल्फर को अगर हम वायु की उपस्थिति में जलाते हैं, गंधक वायु की उपस्थिति में जलकर क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड। ध्यान देने वाली बात है, अगर कोई व्यक्ति पूछता है सल्फर तो हम लिख देंगे सॉलिड, ऑक्सीजन तो गैस, और सल्फर डाइऑक्साइड में भी क्या लिख देंगे, गैस। कोई व्यक्ति पूछता है ये अभिक्रिया का प्रकार क्या है, ऊष्माक्षेपी। अभिक्रिया का प्रकार क्या रहेगा, ऊष्माक्षेपी। किसी भी पदार्थ जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है या ऑक्सीजन से अलग होता है, दोनों जगह बेटा अधिकांश पदार्थ, मैं सब 100% तो बात नहीं करेंगे क्योंकि कुछ पदार्थ ऐसे भी होंगे जो अलग प्रकार का बिहेवियर दिखाएंगे, लेकिन जब भी कभी कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है वो हमेशा ऊष्मा देता ही देता है, एक हाई एनर्जी वो प्रोड्यूस करता है। सल्फर भी ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाई होगी, एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपीय विक्रिया है। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि इस टाइप का रिएक्शन जो होता है वो ऊष्माक्षेपी होता है। हाँ, इसमें से एक और बात ध्यान रखने वाली बात है, क्या सल्फर वायु की उपस्थिति में जलकर केवल सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है? तो उसमें से भी ध्यान रखोगे एक गैस और बनती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। लेकिन बेटा सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस दोनों को अगर कंपेयर करें तो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस की अमाउंट 6 से केवल कितने % होती है, 8%। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बहुत कम बनती है। अच्छा, 6 से 8%, तो इसको ऐसा फिक्स करते हैं, ना 6 ना 8, 7% पर फिक्स कर लेते हैं। ये अगर 7% बनेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस कितने % बनेगी, 93%। और रासायनिक अभिक्रिया में मेनली वही पदार्थ लिखा जाता है जो मेजर कंपोनेंट होता है, जो ज्यादा अमाउंट में बनकर तैयार होता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को इसलिए मैंने लिखा क्योंकि ये
केवल 6 to 8% बनकर तैयार होता है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड तो काफी अधिक अमाउंट में 90% से अबव बनकर तैयार हो रहा है। तो हमने सल्फर डाइऑक्साइड गैस को केवल दिखाया है। दिमाग में रहना चाहिए कभी कभी कि 6 से 8% सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस भी इसमें से बनती थी। अभी नेक्स्ट नंबर पे बात करें कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस को कैसे बना सकते हैं। औद्योगिक विधि भी है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस को बना सकते हैं। तो औद्योगिक विधि का भी लिख लेते हैं। अगली विधि है औद्योगिक विधि। अब बेटा इंडस्ट्रियल प्रोसेस में आप दो पदार्थों से काफी ज्यादा मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना सकते हो। पहला आयरन पायराइड से और दूसरा जिंक ब्लेंडी ZnS से, जिंक सल्फाइड भी, हाँ इसको ऐसे बोल सकते हैं। आयरन पायराइड को एक और विशेष नाम से जानते हैं, मूर्खों का सोना। ध्यान रखिएगा, आयरन पायराइड को ऐसा भी बोलते हैं मूर्खों का सोना, गोल्ड ऑफ फूल्स, मूर्खों का सोना बोलते हैं। अगर हम इसको वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो बेटा वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर बड़ा आसान सा तरीका देखो मैं बताता हूं। जब भी किसी पदार्थ को वायु की प्रेजेंस में ज्यादा गर्म करते हैं तो मेटल चेंज होता है मेटल ऑक्साइड में और सल्फर चेंज होता है सल्फर डाइऑक्साइड में। तो मेटल है आयरन, ये चेंज होगा तो मेटल के ऑक्साइड में, तो ये चेंज होकर बना रहा है FeO मेटल का ऑक्साइड, और सल्फर का है में चेंज होगा सल्फर के डाइऑक्साइड में, तो सल्फर बनाएगा SO2। रिएक्शन को बैलेंस क्योंकि करना था मैंने 2SO2 उधर लिख रखा है। देखते हैं Fe1 लिख गया, S2 थे लिख गए, ऑक्सीजन चेक करो, 2 दूना 4, 4 और 1 5, तो यहां गुना काहे से करें 5/2 से, 2 को कैंसिल कर देगा और 5 हो गया, बैलेंस कर दिया उसने ऑक्सीजन को। नेक्स्ट रिएक्शन को चेक करेंगे, इसकी भी वायु से विक्रिया करवाएंगे। बेटा मैं तो कहता हूं रूल मत छोड़ना, क्या है, जो मेटल था वो मेटल के ऑक्साइड में चेंज होता था, तो जिंक है, जिंक के ऑक्साइड में चेंज होगा तो क्या बनाकर तैयार करेगा ZnO। और बेटा सल्फर तो सल्फर डाइऑक्साइड में बदलता था, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना लिया। रिएक्शन बैलेंस करने का नंबर आएगा, देखो 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन मिलकर कितना ऑक्सीजन हुआ 3। इसको अच्छा कर लेते हैं, 3 को आप क्या लिख सकते हो 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 ऑक्सीजन इधर भी है उधर भी है। अब ये तो हो गया सल्फर डाइऑक्साइड गैस को बनाने की विधि। अभी चलेंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाए तो इसका भौतिक गुण क्या क्या होता है। भौतिक गुणों में से कुछ नंबर तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे तो सबसे पहली बात सल्फर डाइऑक्साइड गैस कैसी होती है, रंगहीन, और नेचर में कैसी होती है, विषैली। आपके घरों में जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है, शीशा संचायक सेल जिसको कहते हैं, बेटा इसमें सल्फ्यूरिक एसिड को डाला जाता है। जब बैटरी हीट होती है तो कभी कभी ये सल्फर के ऑक्साइड धुएं के रूप में निकालती है, और जब सल्फर के ऑक्साइड धुएं के रूप में निकालती है तो ये विषैला नेचर डालते हैं। तभी जिन जगहों पर या जिन फैक्ट्रियों पर बैटरियों की संख्या बहुत ज्यादा होगी लेड स्टोरेज, उसके लिए एक अलग सा रूम बना दिया गया होगा कि वहां का जो स्मोक रहे वही बना रहे, इधर बाहर आने की उसको कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट नंबर लिखते हैं, इसकी गंध दम घोटने वाली होती है। बिल्कुल सही, बैटरी का कभी आप ध्यान दोगे, बैटरी वगैरह के पास जाओगे और अगर उससे कोई गैस निकल रही है तो अगर वो नाक आग पे आती है तो दम घुटने वाली होती है, अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगती गंध। कहता है या वायु की अपेक्षा भारी होती है, ये भी सही है। वायु की अपेक्षा भारी इसलिए भी होती है, एक तो इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर देखा जाए तो ये वायु की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। 32 तो होता है सल्फर का और 32 हो जाता है ऑक्सीजन का, 64 ग्राम प्रति मोल। अगला नंबर लिखता है, कहता है यह जल में अत्यंत घुलनशील है। हाँ, ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है यह जल में अत्यंत घुलनशील है। और यह भी मैं बता दूं कि जब भी ये जल में घुलता है सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। कभी कभी पूछ लेता है क्या सॉल्युबिलिटी का इसका रेशियो है, बिल्कुल बताएंगे। इसका देखो नीचे ला लेंगे T = 0 डिग्री सेल्सियस। अगर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर बात हो, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm हो, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है वाटर पे, वो बेटा 8/1 के वॉल्यूम पर थे। 8/1 का मतलब समझते हो, 8 लीटर सल्फर डाइऑक्साइड गैस को 1 लीटर जल में घोला जा सकता है।
अगर इसी वॉल्यूम को बढ़ाना चाहते हो, ऐसा भी कह सकते हो, 80 लीटर, अगर 10 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिया तो 80 लीटर सल्फर डाइऑक्साइड गैस को 10 लीटर जल में घोला जा सकता है, और 800 लीटर सल्फर डाइऑक्साइड गैस को 100 लीटर जल में घोला जा सकता है। इसलिए मैंने वो रेशियो लिख दिया है, 8/1 का रेशियो होता है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस के लिए इस बात को बहुत विशेष ध्यान रखना है कि उसका घुलनशीलता का जो रेशियो है वो कितना है। गैसों में से एक नेचर में अपने मन से बता देता हूं, क्या, गैस अगर आपको जल में घोलना है या किसी लिक्विड पर घोलना है तो टेम्परेचर जितना लो होगा, ये गैस की जल में घुलनशीलता उतनी ही कैसी होगी, अधिक होगी। इस बात को भी विशेष ध्यान रखें। मैंने इस पर काफी बेस्ड एप्लीकेशन भी बताए हैं सॉल्यूशन चैप्टर पर, कि आखिर क्यों ऐसा होता है कि टेम्परेचर कम हो जाने पर गैस की जल में घुलनशीलता बढ़ जाती है। बाकी अगर कोई भी चीज होगी तो वहां देख लेंगे। आगे लिखा है, अगर 2 atm प्रेशर अप्लाई कर दिया जाए, प्रेशर नॉर्मली प्रेशर कितना होता है 1 atm का, लेकिन अगर मैं इस प्रेशर को 2 atm कर देता हूं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के प्रेशर पर 2 atm प्रेशर कर देता हूं, तो कहता है यह कमरे के ताप पर ही आसानी से द्रवित कर सकते हैं इसको। एक और अच्छी चीज है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का लिक्विफिकेशन, द्रवीकरण आसानी से हो जाता है कम ताप और कम प्रेशर पर ही। खूब आसानी से आप कमरे के ताप पर इसको द्रवित कर सकते हैं, बस 2 atm प्रेशर अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट नंबर लिखते हैं, इसका क्वथनांक होता है 263 केल्विन, और इसका हिमांक देखते हैं तो इसका हिमांक होता है 197.5 केल्विन। तो ये बेटा इसको बनाने की विधियां, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को, और ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस की फिजिकल प्रॉपर्टी। अभी एक काम करेंगे, सब में से मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ये रिएक्शन तो तैयार ही रखेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के लिए ये रिएक्शन भी तैयार रखेंगे। अब ये आप कैसे करते हो, या तो जिस विधि से मैंने बनाया है आप ये रिएक्शन से इसको बनाकर तैयार कर लेना, और या फिर अगर आप इसको तैयार कर सकते हो, देखिए सर ये 4 अवयव हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस उधर है, इधर हाइड्रोजन है, रिएक्शन आसानी से हो जाएगी। इसको बेटा मैं देखो एक ऐसे भी बता देता हूं, कभी कभी कैसे सोचते हैं बच्चे। SO3 था बेटा, इसको ध्यान से देखना, इनमें से एक ऑक्सीजन 2 माइनस चार्ज यहां से ले गया। अगर एक ऑक्सीजन 2 माइनस चार्ज यहां से ले गया तो इस पर तो कोई चार्ज ना बचा, एक ऑक्सीजन गया ना, तो यहां बचा क्या होगा, SO2। और वो जो ऑक्सीजन 2 माइनस चार्ज लेके गया था वो किसको देगा, H प्लस को, ताकि H प्लस और वो O माइनस एक दूसरे के चार्ज को क्या कर ले, बैलेंस। अभी सोचने वाली बात है, एक ही ऑक्सीजन तो यहां से गया था, जो 2H से कंबाइन करेगा तो एक ऑक्सीजन 2H से कंबाइन करने पर क्या बना लेगा, जल। ऐसे भी समझ सकते हैं इसको। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया आणविक रूप में लिखी हो तो आयनिक फॉर्म में बदलने का ये तरीका होता है। इसको जल्दी से नोट करेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। रासायनिक गुणों को पढ़ते हैं भाई, कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस का केमिकल बिहेवियर कैसा रहता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड की सबसे पहले अभिक्रिया करवाएंगे क्षार से। अच्छा, क्षार में से भी 2 क्षार से अभिक्रियाएं बहुत आती हैं अपने यहाँ, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड से और एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। ये दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं पूछता है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस इन दोनों क्षार से कैसे रिएक्शन करेगा। NaOH से सबसे पहले रिएक्शन करवाते हैं बेटा। NaOH को ऐसे भी लिख सकते हैं, NaOH अभिक्रिया होने वाली है सल्फर डाइऑक्साइड से। अब बेटा जैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस से अभिक्रिया होती है, देखो तरीका क्या है। सबसे पहले HOH को लेके अलग हो गया, H2O। अब मैं देखूंगा मेरे पास बचता क्या है, तो Na2SO2 और एक O मिलके बनाएगा Na2SO3। इसको कहते हैं सोडियम सल्फाइड। अभी ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बना हुआ सोडियम सल्फाइड जिसका फॉर्मूला Na2SO3 है, अगर हम इसको जल में घोलें और इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस का प्रवाह लगातार जारी रखें, फिर मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। NaOH की रिएक्शन से सल्फर डाइऑक्साइड पे हुई, जल अलग हुआ और सोडियम सल्फाइड बनकर तैयार हुआ। अगर इस सोडियम सल्फाइड के जलीय विलयन में, सोडियम सल्फाइड को जल में घोला गया, जलीय विलयन बना, और उसमें अगर लगातार हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस को प्रोवाइड करते रहे तो ये बदल जाता है सोडियम बाइसल्फाइड में। अभी चेक करेंगे सोडियम बाइसल्फाइड बनता कैसे। सबसे पहला काम करते हैं, इन सब को जोड़ लेते हैं। Na2 है,
एस बी कितना है 2, ओ अगर मैं चेक करूं तो 3 और 2 5 और 1 6, Na2H2S2O6। अगर मैं रिएक्शन में देखूं तो मुझे 2 कॉमन कर लेना चाहिए, अंदर बचेगा NaHSO3। इसका नाम पढ़ेंगे तो इसका नाम है बेटा सोडियम बाई सल्फाइट। ध्यान देने वाली बात है, आप बाई की जगह पर हाइड्रोजन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर कोई व्यक्ति बाई नहीं कहना चाहता उस अक्षर को तो आप क्या बोल सकते हो, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड भी बोल सकते हो। इसका नाम ऊपर वाले का सोडियम सल्फाइड था। एक तो ये रिएक्शन क्षार में से अपने यहाँ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक रिएक्शन और आती है, अगर क्षार से ही रिएक्शन को चेक करना है, हमारे पास एक और पदार्थ है क्षार में से, CaOH का होल ट्वाइज, चूना जिसको कहते हैं। अब CaOH को होल ट्वाइज को लिख कैसे सकते हैं, CaOH ऐसे लिखा जा सकता है। रिएक्शन होगी सल्फर डाइऑक्साइड से। बेटा तरीका देख लेना इसका क्या है, फिर से वही HOH को लेके अलग हो जाएगा। अगर HOH को लेके अलग होगा, पहला कंपोनेंट बनेगा H2O। और अभी चेक करेंगे कि मेरे पास बचता क्या क्या है। CaO बचा है, यहाँ SO2 बचा है। CaSO2 और एक O ये लेगा तो बना डालेगा CaSO3। अगर बेटा इसका नाम सोडियम सल्फाइड था उस बेसिस पे तो इसका नाम होना चाहिए कैल्शियम सल्फाइड। अब सेम रिएक्शन है, अगर आप कैल्शियम सल्फाइड को ले आते हो तो मैंने भैया कैल्शियम सल्फाइड को पहले से लिख रखा है, कैल्शियम सल्फाइड। अगर इसके जलीय विलयन में लगातार सल्फर डाइऑक्साइड गैस को प्रोवाइड किया जाए, कैल्शियम सल्फाइड को जल में घोला जाए, जो सॉल्यूशन बचे उसमें लगातार हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस को प्रोवाइड करते रहें, तो एक कंपोनेंट बन के तैयार होता है कैल्शियम बाइसल्फाइड। अब CaHSO3 का होल ट्वाइस बनकर तैयार होता है। इसको जैसे इसको सोडियम बाइसल्फाइड कहते थे, इसका नाम है कैल्शियम बाइसल्फाइड। ये दोनों रिएक्शन अगर क्षार से आप अभिक्रिया पूछता है तो ये दोनों रिएक्शन आपको तैयार होनी चाहिए। पहला स्टेप दूसरा स्टेप, पहली अभिक्रिया हो गई, पहला स्टेप दूसरा स्टेप, ये दूसरी अभिक्रिया हो गई, दोनों क्षार से। कभी कभी हम लोगों से पूछ लेता है, कहता है अम्लों से क्रिया करवाइए, सॉरी कहता है अम्लीय प्रकृति बताइए, या हम लोगों से पूछ देता है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस का नेचर कैसा होता है, अम्लीय क्षारीय। तो बेटा हम जानते हैं इस बात को, सल्फर डाइऑक्साइड गैस अम्लीय नेचर का होता है, लेकिन इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो प्रूफ ऐसे करेंगे। देखो बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला SO2 और इसे अभिक्रिया का ऐसे करना है जल से, तो बेटा जल का फॉर्मूला होता है H2O। रिएक्शन करवाएंगे दोनों का तरीका क्या, सबको जोड़ते हैं, H2S और O 2 और 1 मिलकर बनाएगा H2SO3। अगर हम इसका नाम पढ़ें तो बेटा इसका नाम है सल्फ्यूरस अम्ल। अभी हम आपसे पूछेंगे एक बात, अगर सल्फर डाइऑक्साइड गैस को जल में घोलने पर सल्फ्यूरस अम्ल मिला है, अर्थात इस सल्फ्यूरस की प्रकृति कैसी है, अम्लीय। ये अम्लीय नेचर जल का होगा या सल्फर डाइऑक्साइड गैस का, सल्फर डाइ, क्यों, जब भी बात आएगी ऐसे तो बताओगे कि जल का तो अपना कोई नेचर ही नहीं है। इस अभिक्रिया में जो भी नेचर शो किया जा रहा है वो किसका है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का। तो इस बात को हमेशा याद रखो कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय। अब ये सल्फ्यूरस अम्ल जो है वो वाटर पे डिसॉल्व होकर H+ आयन में भी ब्रेक हो सकता है। क्योंकि सल्फ्यूरस अम्ल H+ आयन में ब्रेक हो सकता है, हम इसको H+ आयन में ब्रेक होने के कारण भी अम्लीय बता सकते हैं। अभी नेक्स्ट रिएक्शन एक और चलती है इसमें से, कहता है क्लोरीन गैस से क्रिया। वैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस की अभिक्रियाएं मुझे कठिन नहीं, बिल्कुल समझ में आती है, एकदम बिल्कुल सरल है। सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया क्लोरीन से होनी है, भैया सबको जोड़ देते हैं, SO2 और Cl2 दोनों को जोड़ दिया, और जैसे SO2 और Cl2 को दोनों को जोड़ा बेटा बन गया SO2Cl2। इसका नाम पूछता है कोई तो इसका नाम है सल्फ्यूरिल।
क्लोराइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस की रिएक्शन को ऐसे भी आसानी से लिखा जाता है कि अगर सल्फर डाइऑक्साइड गैस की अभिक्रिया क्लोरीन से होती है तो ये सल्फ्यूरिल क्लोराइड को बनाता है। अभी एक और रिएक्शन लिखेंगे, H2O की अधिक मात्रा से क्रिया या कह देता है विरंजक गुण। बेटा ये दोनों जगह पर सेम रिएक्शन काम करेगी। आपके एग्जाम में कैसा आता है वो आप समझेंगे, लेकिन अगर कभी कह देता है H2O की अधिक मात्रा से क्रिया, या फिर ऐसा बोल देता है कि विरंजक गुण हमको बताइए सल्फर डाइऑक्साइड गैस का, बिल्कुल पता चलेगा। बेटा अभी तक क्या था, हम लोगों ने एसिडिक नेचर निकालने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड गैस की अभिक्रिया 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से करवाई थी। अब कहता है H2O की अधिक मात्रा से करवा के दिखाओ। तो अब बेटा हम लोग लेने वाले हैं 2H2O, अभिक्रिया होगी सल्फर डाइऑक्साइड से। पहली बात अगर मैं इसको देखूंगा, सबसे पहली चीज तो इस बात को देखेंगे, देखो ऐसा भी इसको लिख सकते थे अगर लिखना चाहते। कैसे लिख सकते थे, 2H2O था, इसको लिख लेते HOH, इधर लिख लेते HOH, ऐसे लिख सकते थे। और जब ऐसे लिख लेते हैं तो बेटा फिर आसान हो जाता है रिएक्शन को कंप्लीट करवाना। ये वाला पार्ट SO2 के साथ मिलता, अगर बेटा ये वाला पार्ट SO2 के साथ मिल जाता तो ध्यान से देखने वाली बात है, SO2 तो पहले से था, 2 O मिल गया तो वो बन गया SO4, और साथ में कौन है H, तो इसको क्या बताओगे, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बना। और बेटा सल्फ्यूरिक अम्ल के बनने के बाद मेरे पास 2 हाइड्रोजन बचे हैं, मैं इसको लिखूंगा 2 मोल नवजात हाइड्रोजन। अर्थात जब भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस की अभिक्रिया वाटर की अधिक मात्रा में या जल की अधिक मात्रा में कराई जाती है, सल्फ्यूरिक अम्ल से तो मतलब ही नहीं मेरा, मुख्य रूप से कौन सा पदार्थ बनता है, नवजात हाइड्रोजन। अभी ध्यान रखने वाली बात है, ये नवजात हाइड्रोजन जो है, नवजात हाइड्रोजन जो है, अगर ये किसी रंगीन पदार्थ के कांटेक्ट में आ जाए, रंगीन पदार्थ के कांटेक्ट में आ जाए, तो बेटा नवजात हाइड्रोजन रंगीन पदार्थ के कांटेक्ट में आकर उस रंगीन पदार्थ को कैसा कर देता है, रंगहीन बना देता है पद। लेकिन इसमें से इंपॉर्टेंट है और याद रखने योग्य बात भी है क्या, कि नवजात हाइड्रोजन द्वारा अगर किसी वस्तु का विरंजन करवाया गया है, रंग उड़ाया गया है, यह परमानेंटली रहने वाला नहीं है। हाँ, अगर इसमें देखा जाए ये क्षणिक होता है। क्षणिक का मतलब कुछ देर के लिए रंग उड़ेगा और कुछ देर बाद वस्तु का रंग दोबारा से वो वस्तु अपना रंग प्राप्त कर लेगी। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, नवजात हाइड्रोजन द्वारा अगर किसी वस्तु का रंग उड़ता है तो वो वस्तु कुछ देर के लिए तो कलर छोड़ देगी, लेकिन कुछ ही समय बाद वो वस्तु दोबारा से अपना रंग प्राप्त कर लेगी। उसका रीजन क्या है कि दोबारा से रंग प्राप्त कर लेने के रीजन आखिर क्या रहा, तो बेटा होता क्या है, मैं उस दोबारा से रंग प्राप्त करने वाले रीजन को लिखता हूं। क्या देखो लिखेंगे, पहले मैं बता दूं, नवजात हाइड्रोजन वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, वायु से अभिक्रिया करता है, और जैसे ही वायु से अभिक्रिया करता है तो वायु में क्या है, ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन इस नवजात हाइड्रोजन के प्रभाव को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। और जैसे वायु में उपस्थित ऑक्सीजन इसके प्रभाव को समाप्त कर देता है, वस्तु दोबारा से अपना कलर क्या कर लेती है, प्राप्त कर लेती है। तो इस बात को भी वहां बताएंगे। तो बेटा इसके बाद 2 लाइनें लिखेंगे। पहली लाइन, नवजात हाइड्रोजन द्वारा वस्तु का विरंजन अस्थायी होता है, विरंजन अस्थायी होता है, अस्थायी होता है, क्योंकि वायु में उपस्थित
ऑक्सीजन कुछ समय पश्चात नवजात हाइड्रोजन से क्रिया कर उसके विरंजक प्रभाव को समाप्त कर देती है। विरंजक प्रभाव को समाप्त कर देती है। समाप्त कर देती है। एक जगह और लिखना होगा, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है बच्चों के दिमाग में, अगर ये बात है कि तो एक और बात रख ले। अगर नवजात हाइड्रोजन द्वारा विरंजन क्रिया जो है वो अस्थायी है, तो आखिर कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसके द्वारा विरंजन क्रिया जो है वो स्थायी होती है? तो बेटा नवजात ऑक्सीजन से जिस दिन रंग उड़ाया जाएगा उसके द्वारा जो विरंजन क्रिया, विरंजन का मतलब समझते हो ना, रंग उड़ाने की प्रक्रिया, उस दिन जो विरंजन क्रिया होगी वो क्रिया कैसी होगी? स्थायी होगी। इसके बाद वह दोबारा अपना रंग प्राप्त नहीं कर पाएगी। तो मैं एक लाइन इसके लिए भी लिखे देता हूं, सॉरी, नवजात ऑक्सीजन द्वारा वस्तुओं का विरंजन स्थायी होता है। वस्तुओं का विरंजन स्थायी होता है। इसको विशेष ध्यान रखेंगे आप, ये दो लाइनें। तो आप एक काम कर लें, इसको नोट कर लें, फिर देखो और आगे पढ़ते हैं। तो बेटा अगले रासायनिक गुणों को पढ़ते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस के। अगर केमिकल प्रॉपर्टी में चेक करें, लिखता है सोडियम पराक्साइड से क्रिया। बेटा अगर इसको रासायनिक अभिक्रिया को करवाएंगे, देखो Na2O2 और हो गया अभिक्रिया सल्फर डाइऑक्साइड से। मैं तो क्या कहता हूं, सभी को जोड़ देते हैं। जोड़ क्यों देते हैं तो बताएं कि बनाएगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट। कभी कभी दिमाग में ये बात भी आती है, सर जी सब पदार्थों को ज्यादातर सल्फर डाइऑक्साइड गैस के साथ जुड़ाव क्यों हो जाता है? क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड मल्टीपल बॉन्ड रखता है, द्विबंध रखता है, और जिन कंपाउंड में डबल बॉन्ड होता है वो कंपाउंड अधिकांश योगात्मक अभिक्रिया को रिप्रेजेंट करते हैं। सिंगल बॉन्ड वाला प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाता है, जबकि डबल बॉन्ड वाला योगात्मक अभिक्रिया को दिखाता है। तो ज्यादातर कंपाउंड क्या हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन ही हो जाते हैं। अगला नंबर लिखता है PbO2 से रिएक्शन। लेड डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करने के लिए कहेगा सल्फर डाइऑक्साइड। फिर मैं क्या बोलूंगा, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड गैस ज्यादा नेचर कैसा है, योगात्मक करने का। सभी पदार्थ आपस में जुड़ेंगे तो बेटा बना लेगा PbSO4। इसको अगर सोडियम सल्फेट कहते हैं तो इसको कहते हैं लेड सल्फेट। नेक्स्ट रिएक्शन कहता है H2S से अभिक्रिया, अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड गैस की अभिक्रिया किससे होगी? H2S से। अभी अभिक्रिया देखो लिखने का तरीका कैसे, बेटा O2 है तो हाइड्रोजन 4 होना चाहिए। 2 और 4 हाइड्रोजन आपस में अभिक्रिया करेगा, 4H2 O2 के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा 2H2O। मैं देखूंगा मेरे पास बचता क्या है, S और S, और इसको हम लोग लिख सकते हैं केवल S। अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा अच्छा करें, 2S। अब 4 हाइड्रोजन हुए, इसको 3S लिख सकते हैं। कुछ लोग इसको क्या नाम से जानते हैं, गंधक। याद होगा मैंने बताया भी सल्फर का एक नाम क्या है, गंधक। आगे दहन क्षमता। दहन क्षमता में से क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस में स्वयं के जलने की क्षमता तो बहुत कम है, ना के बराबर है। लेकिन अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सल्फर डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में दहन कराएं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस कार्बन को क्या कर सकती है, जला सकती है। कैसे जला सकती है, अपना ऑक्सीजन ट्रांसफर कर देगा किसको, कार्बन के लिए। तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और स्वयं क्या बनाएगा, सल्फर। तो अगर इस बात को समझेंगे, देखो जलाने का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि इस रिएक्शन में ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन हो रहा है, कार्बन के साथ। तो अभिक्रिया को देखने से यह रिप्रेजेंट है कि सल्फर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या कर देगा, जला देगा। ऐसे एक रिएक्शन और आती है मैग्नीशियम पर।
पूछता है मैग्नीशियम अगर सल्फर डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में जलाया जाए क्या जलेगा? फिर देखेंगे सल्फर अपना ऑक्सीजन मैग्नीशियम के लिए ट्रांसफर कर देगा, बना लेगा 2MgO। बेटा सल्फर फिर दोनों O तो Mg के साथ और फिर बन गया S। इसका मतलब है मैग्नीशियम को भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस की प्रेजेंस में क्या किया जा सकता है? जलाया जा सकता है। ध्यान रखने वाली बात है, कार्बन और मैग्नीशियम को सल्फर डाइऑक्साइड गैस की प्रेजेंस में क्या किया जा सकता है? जलाया कराया जा सकता है, दहन कराया जा सकता है। रीजन है क्योंकि जलाना क्या होता है, कार्बन को जलाना होता क्या करते, कार्बन में O2 को जोड़ देते, लिख देते रिएक्शन में कि कार्बन को जलाकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगी। सेम मैंने यहां भी किया है वही चीज। मैंने इस बार SO2 से कार्बन को दिलवा दिया है O, या SO2 से मैग्नीशियम को O दिलवा दिया है। अगला नंबर लिखते हैं अपचायक गुण। ये बहुत आता है, कहता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस का कोई एक अपचायक गुण बता दीजिए। तो बेटा अपचायक गुण अगर पूछता है तो बिल्कुल आसान सा है, आप पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लें, सल्फ्यूरिक अम्ल ले लें और इस पर अभिक्रिया करवा दें सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस की। जैसे अभिक्रिया करवाएंगे तो पोटेशियम का भी सल्फेट बनेगा, क्रोमियम का भी सल्फेट बनेगा और साथ में बनेगा कुछ मॉलिक्यूल किसके? वाटर के। अभी मैं क्या देखता हूं सल्फर में से, मैं इस पूरी रिएक्शन को चेक करूं तो यहां पर अगर क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे बेटा तो यहां पर क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या आएगी +6। कितना आएगा मैं एक बार दोबारा चेक कर लेता हूं। 7 दूना 14, 14 में 2 चला गया तो 12, 6 और यहां मैं क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा तो आएगा +3। अभी ध्यान देना, क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या +6 से +3 पर आ रही है। ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है? कमी। और ऑक्सीकरण संख्या में कमी को क्या बोलते हैं? अपचयन। मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट का क्या हो रहा है? अपचयन। अच्छा, पोटेशियम डाइक्रोमेट का अपचयन किसकी वजह से हो रहा है? सल्फर ट्राइऑक्साइड की वजह से, क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट के अपचयन का कारण सल्फर ट्राइऑक्साइड है। हम कह सकते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड अपचायक है। अभी नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे बेटा, इसका उपयोग पढ़ेंगे। रासायनिक गुण तो इतने ही थे, इसके उपयोग में से पढ़ेंगे तो पहला नंबर उपयोग है सल्फर डाइऑक्साइड गैस का। इसका प्रयोग जैम का मतलब जानते हो ना, किसान जैम, कुछ याद आया? अचार बनाने में, जेली फलों का रस होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में सल्फ्यूरिक अम्ल भी इसी से बनाया जाता है। अभी हम लोगों ने बनाया भी था जल की अधिक मात्रा के साथ रिएक्शन करवा के। और संपर्क विधि भी अभी आएगा, एक संस्पर्श विधि या संपर्क विधि, उस विधि द्वारा भी हम सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएंगे सल्फर डाइऑक्साइड से ही। अगला नंबर लिखा है पेट्रोलियम तथा चीनी के शुद्धिकरण में। पेट्रोलियम और चीनी को शुद्ध करने में भी बेटा सल्फर डाइऑक्साइड गैस का यूज होता है। अगला नंबर लिखता है पदार्थों के रंग उड़ाने में। ऐसा तो मैंने भी अभी देखा रिएक्शन के थ्रू। कहता है कीटाणुनाशी तथा संक्रमण। कीटाणुनाशी मतलब बैक्टीरिया को भी मारता ही है, और संक्रमण रोधी का मतलब है किसी भी प्रकार का इंफेक्शन फैलने से क्या करता है? बचाता है। अगला नंबर है लिक्विड SO2। सल्फर डाइऑक्साइड को आसानी से लिक्विफाई किया जा सकता है, लिक्विड में बदला जा सकता है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। अब सल्फर डाइऑक्साइड को लिक्विड में चेंज कर लिया तो ये प्रशीतक कर समझते हो? वस्तुओं को ठंडा करने में, रेफ्रिजरेटर वगैरह में से जो गैस भरी जाती है उसको क्या बोलते हैं? प्रशीतक। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस एक अच्छा प्रशीतक है। अगला नंबर लिखता है पर्यक्षक। पर्यक्षक का मतलब होता है खाद्य पदार्थों को खराब होने से क्या करता है? बचाता है। अभी देखो मार्केट में आने वाले जैम, अचार, जेली जो होते हैं एक लंबे समय तक रखे रहते हैं, खराब नहीं होते। अपने घर में फलों का रस रख लोगे जल्दी खराब हो जाएगा, लेकिन यहां वो खत्म ही खराब ही नहीं हो रहा है। 6-6 महीने, 8-8 महीने, 12-12 महीने, और किसी किसी सिरप जो बनते हैं जेली फॉर्म में 2-2 साल बाद की एक्सपायरी डेट पड़ी है। क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड गैस को अगर अल्प मात्रा में ही मिला दिया जाएगा तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस उस पदार्थ को खराब होने से क्या कर लेगा? बचा लेगा। तो खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने का काम करता है सल्फर डाइऑक्साइड। एक और पढ़ेंगे एंटी क्लोर के रूप में। अगर किसी ब्लीचिंग एजेंट में, ब्लीचिंग एजेंट का मतलब समझते हो? विरंजक पदार्थ में क्लोरीन गैस की मात्रा अधिक हो गई तो उस क्लोरीन गैस की अधिक मात्रा को समाप्त करने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। अब क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं इसलिए हमने इससे समझा क्या? सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्लोरीन की अधिक मात्रा को क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। क्लोरीन की मात्रा को समाप्त कर देगा, इसलिए इसका नाम है एंटी क्लोर। लास्ट नंबर,
अगर कोई पूछता है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो मॉडर्न केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अगर आपसे मॉडर्न केमिस्ट्री के अंदर न पूछता तो फिर इसमें से एक जगह ऐसा होता है कि यहाँ डेटिव बॉन्ड लगा होता है, लेकिन मॉडर्न केमिस्ट्री क्योंकि डेटिव बॉन्ड को मानता नहीं है, हमने उस डेटिव बॉन्ड को हटा के कौन सा बॉन्ड रखा है, डबल बॉन्ड। इस बात को भी विशेष ध्यान रखने वाली बात है। अगर किसी व्यक्ति की या बच्चे की किताब पे इस प्रकार का भी स्ट्रक्चर बना है, वो इससे भी परेशान ना हो। ये केमिस्ट्री पर ऐसे ही फॉर्मूला बनता था, लेकिन मॉडर्न केमिस्ट्री ने उस डेटिव बॉन्ड को क्या है, मानते नहीं है, वो लोग इसकी जगह पर सिंगल या डबल बॉन्ड का यूज करते हैं। तो दोनों फॉर्म सही है। अभी लास्ट में इतनी बात ध्यान रखने की है कि सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, तो बताओगे +4। तो बेटा आज की पढ़ाई तो हो गई, बस इतना ही पढ़ते हैं, बाकी के लिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास पे।